This video is sponsored by V-Guard. सेंट्रल लीडरशिप की कमजोरी योगेंद्र जी? ये सेंट्रल नहीं, ये दरअसल ये स्टेट लीडरशिप के डिसीजन थे जिसको सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा रिवर्स करना चाहिए। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप अगर कमान हाथ में होती, क्योंकि अशोक गहलोत तो लार्जर देन द सेंट्रल लीडरशिप नजर आए जिस समय राजस्थान में बगावत हुई, अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो गए, पूरे 80 से ज्यादा विधायकों ने एक तरीके से बगावत कर दी, शांतिलाल धारीवाल के घर पर सब इकट्ठा हो गए, तो यहां भी सेंट्रल लीडरशिप को चुनौती देते हुए अशोक गहलोत दिखे थे, टिकट बंटवारे में भी दिखे। बंटवारे के समय बिल्कुल ये दिखाई दिया, और इसलिए मुझे लगता है कि अंततः तो हर फैसले की जिम्मेवारी राष्ट्रीय नेतृत्व को लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर सफलता का श्रेय अंततः राष्ट्रीय लीडरशिप को मिलता है, इसलिए उसको जिम्मेवारी तो लेनी ही पड़ेगी। ये फैसला हुआ राज्य स्तर पे था, लेकिन राष्ट्रीय लीडरशिप की जिम्मेवारी बनती थी इस स्थिति को समझे और कहे कि नहीं, ये क्या कर रहे हो, सीधे 15-20 सीट का क्यों नुकसान करवा रहे हो। मैं अभी भी कहता हूं, राजस्थान में अगर ये 2 भूल भी कांग्रेस ने न की होती, कुछ कैंडिडेट की टिकट का, सिटिंग एमएलए जिनकी बारे में पता था कि वो अनपॉपुलर हैं, उनकी टिकट काटना और इन 2 पार्टियों से कोलिशन करना, तो राजस्थान में ये चुनाव कम से कम नजदीक La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड की चुनाव बन जाता। मैं नहीं कह रहा हूं कांग्रेस जीत जाती, लेकिन बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं आती अगर कांग्रेस केवल ये जो 69 पर लुढ़कती हुई नजर आ रही है, 69 का ये डाउन सिंकिंग नहीं होता। योगेंद्र जी, अब मैं 2-3 सवाल आपसे बड़े महत्वपूर्ण 2024 को लेकर पूछ लेती हूँ। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि भाई ये हैट्रिक जो है 2024 की हैट्रिक का संदेश है, लेकिन 18-19 सामने है। 18 में कांग्रेस जीती और 19 में बीजेपी क्लीन स्वीप करके ले गई लोकसभा में। क्या ये वाकई प्रधानमंत्री का संदेश इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन्होंने घमंडिया गठबंधन कहकर फिर इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधा, बांटने वाली ताकतें बताया और कहा कि इकलौती जातियां 4 हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। तो यहां से एक और नैरेटिव बनता हुआ दिख रहा है। और कांग्रेस के लिए अब आगे की राह 2024 के लिए, देखिए, पहली बात तो ये कि जैसा मैंने कहा, वो हैट्रिक की बात करना प्रधानमंत्री का हक भी बनता है और अपने वर्कर को एंथुसियाज्म देना हर नेता का कर्तव्य भी बनता है। और मुझे विश्वास है कि उन्होंने हैट्रिक की बात 2018 में नहीं कही थी। जब उनकी पार्टी तीनों चुनाव हारी थी, तब शायद उन्होंने नहीं बोला होगा कि अब ऐसी हैट्रिक हम 2019 में भी लगाएंगे। अगर आप केवल ये देखें आंकड़ों की दृष्टि से, तो 2024 का समीकरण नहीं बदला है। ये जो 4 राज्य थे, इन 4 राज्यों में मिला के 82 लोकसभा की सीट है। कांग्रेस को पिछली बार इन 82 में से मात्र 6 सीट आई थी, बीजेपी को आई थी 65। आज शाम स्थिति क्या बदली है? 6 से ज्यादा, जाहिर है कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, 6 की बजाय तो 15 के करीब आएंगी। और कारण उसका तेलंगाना है, कारण राजस्थान छत्तीसगढ़ वगैरह नहीं है, तेलंगाना में बढ़ी है तो कुल मिला के बढ़ेगी। तो कोई कह सकता है कि इससे 2024 के इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ा? सवाल अंकों का नहीं है, गणित का नहीं। गणित में बहुत फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन मिजाज में फर्क पड़ा है, मूड में फर्क पड़ा है, और एक जो उत्साह होता है एक वर्कर का, जिस उत्साह को लेके आप जमीन पे जाते हैं, उसमें जरूर फर्क पड़ा है। और बीजेपी आज उत्साह में, अब मैं तो उन्हें घमंडिया वगैरह नहीं कहता, वैसे ये चीजें हैं तो बहुत घमंड की कि अब हम जीत गए हैं, यहां भी जीतेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो शब्द कुछ प्रधानमंत्री को शोभा देते हैं, किसी समझदार आदमी को शोभा नहीं देते सारी चीजें कहना। तो लेकिन ये जो जरूरी नहीं, जाहिर है हम 2018 में देख लिया कि 18 के बाद 19 होना जरूरी नहीं, तो 23 के बाद 24 होना भी जरूरी नहीं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि 2024 के कैंपेन को एक तरह से झटका लगा है। जो मूड है, जो उत्साह हो सकता है, जो जोश है, उसमें कमी आएगी और उसे रिकवर करने के लिए ऑपोजिशन को, इंडिया अलायंस को कुछ करना पड़ेगा। यदि कुछ नहीं किया जाएगा तो ये परसेप्शन कि भाई बीजेपी अब तो जीत गई, अब आगे बढ़ेगी, कहीं ये परसेप्शन बलवती होगा। तो इसलिए अब कांग्रेस को और तमाम ऑपोजिशन को बैठ के थोड़ा विचार करना पड़ेगा। और 6 तारीख को बुलाई भी है योगेंद्र जी, 6 तारीख में 6 दिसंबर को बैठक है। लेकिन अब ये और बता दीजिए कि तीनों राज्यों में जहां पर बीजेपी जीती है, वहां एक और सरप्राइज एलिमेंट तैयार है क्या?
एग्जिट पोल के नतीजों के तकरीबन उलट जाने के बाद क्या मुख्यमंत्री के चेहरे भी उलटने वाले हैं तीनों बीजेपी विनिंग स्टेट्स में? मैं इसका बहुत अच्छा जानकार नहीं हूं, बीजेपी के साथी बेहतर बता पाएंगे। मेरी अपनी समझ ये है कि जब आर्यो बीजेपी ने राठी। इतना बड़ा रिस्क ले लिया, हाँ। जब उन्होंने चुनाव के दौरान रिस्क ले लिया शिवराज चौहान को साइडलाइन करने का, चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने का रिस्क ले लिया, तो अब क्या रिस्क बचा है? अब जब जीत गए हैं, जीतने के बाद रिस्क क्या बचा है? मैं तो समझता हूं कि बीजेपी प्रयोग करेगी। इस लिहाज से हाँ। बीजेपी ज्यादा जोखिम उठाने वाली पार्टी है और अब वो जोखिम उठाने की कला स्थिति में भी सीखना है, पड़ेगा। यही जी, कहा भी जा रहा था। अब वो जोखिम उठाने की स्थिति में भी है योगेंद्र जी। जी, तो बीजेपी से वैचारिक असहमति है और बहुत गहरी है मेरी, लेकिन ये जो बीजेपी की कैपेसिटी है जोखिम उठाने की, फैसले लेने की, एक रणनीति बनाने की, उससे तो हर पार्टी को सीखना चाहिए, कांग्रेस को भी सीखना चाहिए। there are so many examples। वो भले ही 370 हटाना हो, 35A और 370 हटाने का फैसला हो, बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला नोटबंदी का फैसला हो, डिमोनेटाइजेशन, अलावा इसके जीएसटी को लागू कर देना, देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स। ये योगेंद्र जी समझ में आता है कि कई दफा वो बहुत ज्यादा फेवरिंग भी होते हैं इस तरह के डिसीजंस। लेकिन रागिनी मुझे खिड़की में नजर नहीं आ रही है, लेकिन रागिनी, हम बार बार ये बात कहते थे कि भाई भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट है, कर्नाटका का एक तरीके से विजयी मैंडेट, तेलंगाना में भी मान लिया कि सदर्न स्टेट में उसका फर्क पड़ा, लेकिन रागिनी, मध्य प्रदेश से भी भारत जोड़ो यात्रा निकली। सुन रही हैं आप मुझे? रागिनी मुझे नहीं सुन पा रही हैं। राखी, मैं आपके पास लौटूंगी, आप हालांकि कुछ बोलना चाह रही मैं थी। 6 दिसंबर के बारे में कुछ कहना चाहता था, यदि आप कह रहे तो मेरी बात पूरी हो जाए। योगेंद्र जी प्लीज कैरी ऑन। 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है। मैं समझता हूं कि ऐसे में अगर विपक्ष ये समझे कि जो हार हुई है वो केवल कांग्रेस की नहीं, हम सब के लिए झटका है, और कांग्रेस ये समझे कि अब हमें सबकी पहले से भी ज्यादा जरूरत है, जिस तरह की बातें मध्य प्रदेश में हुई वो बातें नहीं चलेंगी, तो समझदारी होगी। दूसरा, कांग्रेस का नेतृत्व इस बात को देखे कि वो नेतृत्व जो पॉलिसी लेवल डिक्लेरेशन करता है और जमीन पर जो होता है, उन दोनों में तारतम्य कैसे हो। राहुल गांधी बात करते हैं कास्ट सेंसस की, मैंने किसी कांग्रेस लीडर या किसी कांग्रेस कैंडिडेट या कार्यकर्ता के मुंह से कास्ट सेंसस और ऐसी बात सुनी भी नहीं कैंपेन के अंदर। राहुल गांधी अडानी की बात करते हैं, लेकिन क्या वो जमीन पे उतरती है? वो नहीं उतरती है। तो इसके तारतम्य की जरूरत है। नहीं तो फिर एक और सवाल यहां से, योगेंद्र जी सॉरी आपको मैं इंटरवीन कर रही हूं, एक सवाल ये भी तो उठता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जैसी, वो सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी संगठन है, सांगठनिक शक्ति है, आरएसएस की बैकबोन पीछे है, तो क्या कांग्रेस बार बार ये समझने में भी चूक करती है? समझने की दिक्कत नहीं है, मगर कोई रातों रात आप आरएसएस पैदा तो नहीं कर सकते ना। और इसलिए जो जरूरत है, मैं समझता हूं कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस को नहीं बाकी तमाम पार्टियों को, इस देश में बीजेपी का वैचारिक मुकाबला करने की क्षमता और इच्छा रखने वाले बहुत लोग हैं, बहुत संगठन है, जन आंदोलन है, जो इन पार्टियों का हिस्सा नहीं है, इंडिया का हिस्सा नहीं है। आज का अगर कोई सबक है कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए, वो ये कि अंदर थोड़ा ज्यादा सख्ती की जरूरत है और बाहर थोड़ी ज्यादा उदारता की जरूरत है। अंदर की सख्ती मतलब जिनके टिकट कटने चाहिए उनके कटने ही चाहिए, ठीक है, और बाहर की उदारता ये की जरूरत है, वो है ना कि अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट, इसका उल्टा आप कह रहे हैं कि भीतर सख्ती की जरूरत है, बाहर उदारता की जरूरत है। लेकिन दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी गार्ड।